उत्तरायण बहती गंगा के किनारे भोले शंकर के त्रिशूल पर टिकी यह सर्व विद्या की नगरी काशी है। अनादिकाल से इस नगरी में आचार्यों ने अपने समकालीन समाज के साथ आने वाले समय के लिए विद्या की अनमोल धरोहर दी है। इस ज्ञान की उर्वर भूमि में चिकित्सा जगत के महात्मा चरक, महात्मा सुश्रुत, सामाजिक धार्मिक बदलाव में महात्मा बुद्ध, जैन तीर्थंकर, आदि शंकराचार्य, कबीर, तुलसी, रैदास, धुनिया साहब, दादू साहब जैसे कई संत हुए और आए, जिन्होंने अपने ज्ञान के समाज से हमेशा दीर्घगामी दिशा दी है। निर्मल कलकल गंगा के समांतर ज्ञान की एक गंगा भी काशी में लगातार बहती रही। यही वजह है कि जब आधुनिक शिक्षा के एक बड़े प्रांगण को बनाने का संकल्प इलाहाबाद के गरीब परिवार के ब्राह्मण ने लिया, तो उनकी यह इच्छा काशी में ही पूरी हुई, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिक्षाटन करके शिक्षा का एक बड़ा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से साकार हो गया। बावजूद इसके काशी में बह रही ज्ञान की सरस्वती में डुबकी लगाने का मन पंडित जी का भरा नहीं, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 80 नदी के उस पार लंका इलाके में स्थित था, जो उस समय के बनारस से बाहर माना जाता था। लिहाजा उनके मन में तत्कालीन काशी के क्षेत्र में शिक्षा के इस धारा को ले जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी यह इच्छा अपनी सहयोगी एनी बेसेंट और जे कृष्णमूर्ति से जाहिर की। मालवीय जी से प्रेरणा लेकर एनी बेसेंट ने जहां रथ यात्रा के पास बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, तो वहीं बनारस के दूसरे कोने राजघाट पर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के बैनर तले शिक्षा का एक बड़ा मंदिर बना। लेकिन मालवीय जी के मन में तो बनारस के मध्य में, उसके नाभि में शिक्षा के एक बड़े मंदिर को बनाने की छटपटाहट थी, जिसके लिए उन्होंने अपने तत्कालीन निजी सचिव पंडित राम नारायण मिश्र से कहा। पंडित राम नारायण मिश्र ने पंडित जी के मन की इस बात को उस समय के बनारस के जाने माने वकील और प्रतिष्ठित व्यवसायी गौरी शंकर प्रसाद से कही। गौरी शंकर जी ने मालवीय जी के मन की बात जानने के बाद फौरन बनारस के तत्कालीन मैजिस्ट्रेट से पूरी बात बताकर जमीन के लिए आग्रह किया। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें बहुत कम कीमत पर जमीन मुहैया करा दी। जमीन मिलने के बाद बिना देर किए हुए उस पर गौरी शंकर जी ने अपने पैसे से बिल्डिंग तामीर करना शुरू कर दी। सबसे पहले वेद विद्यालय बना, उसके बाद दयानंद हाई स्कूल बना और फिर सन 1948 में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हुआ, जिसे सन 1952 में भारत के राष्ट्रपति ने डिग्री कॉलेज की स्थायी मान्यता प्रदान की और हमेशा के लिए इसकी संबद्धता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हो गई। शुरुआती दिनों में डीएवी डिग्री कॉलेज अपने उन्नत के शिखर पर था, लेकिन कालांतर में यह अनदेखी का शिकार हो गया। लगभग 30 साल से ज्यादा समय तक दीवारों पर रंग रोगन तो दूर, छात्रों के बैठने के लिए कुर्सी टेबल मेज तक नहीं थी। बदहाली का आसमान इस कॉलेज पर भारी रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मजबूत इरादों का एक पत्थर उछला तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों पर छाए अंधकार के आसमान में सुराख हो गया। जिस बीएचयू को मालवीय जी ने सर्व विद्या की राजधानी बनाया था, उसी बीएचयू के साथ मुख्य शहर में उनके द्वारा स्थापित महाविद्यालय डीएवी डिग्री कॉलेज में बदहाली के आसमान पर अपने हौसलों और उम्मीदों का पत्थर उछाला। इसके प्राचार्य
डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने, जो 2004 में यहां पर आए। तब से कॉलेज की तस्वीर भी बदल गई और तकदीर भी। पंडित रामनारायण मिश्रा मालवीय जी के साथ यूरोप टूर पर भी गए थे और उनकी किताब भी एक है 6 महीने यूरोप में। यूरोप में किस तरह शिक्षा व्यवस्था थी, उसके आधार पर वो बीएचयू और यहाँ माने वो शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते थे। ये दृष्टिकोण था जो शुरू में तो नहीं हो सका, शुरुआत के दिनों में नहीं हो सका, जिसे हम अपने कार्यकाल में लाने की हमने कोशिश की। 19 साल पहले डीएवी पीजी कॉलेज को मिले प्राचार्य सत्यदेव सिंह ने 30 साल से ज्यादा समय से जर्जर हो चुके इस महाविद्यालय को फिर से खड़ा और नया करने का संकल्प लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा फंड का था, क्योंकि उस समय के डिग्री कॉलेज को फंड प्रदेश सरकार से मिला करता था। लेकिन यह उन्हीं कॉलेजों को मिलता था जो प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे। चूंकि डीएवी डिग्री कॉलेज बीएचयू से संबद्ध था, लिहाजा इन्हें पूरा फंड भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से हालात यहां तक थे कि अध्यापकों और कर्मचारियों को कई महीनों की तनख्वाह भी नहीं मिल पाती थी। ऐसे में कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं का सुधार करना एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने जैसा था। डॉक्टर सत्यदेव सिंह मालवीय जी की भावनाओं से ओतप्रोत थे और उन्हीं की तरह मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने कॉलेज के अध्यापक और कर्मचारियों के तनख्वाह के लिए फंड जुटाने का रास्ता तलाशना शुरू किया। फंडिंग को लेकर ये था कि ये कॉलेज चूँकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएट थे, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और 1973 के पहले तो यहाँ पर फंड यूपी गवर्नमेंट से ही मिलता था। लेकिन 1973 में एक यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट आया। यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट में ये व्यवस्था दी गई कि जो कॉलेज यूपी गवर्नमेंट के किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हैं, उनको तो वो फंड माने यूपी गवर्नमेंट पूरा देगी, ट्रेजरी पेमेंट बल्कि करेगी। लेकिन और ऐसे सिर्फ 4 कॉलेज थे। जो कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, जैसे बीएचयू से, और वो खाली हमारे 4 कॉलेज थे, हमारे माने डीएवी और बाकी अन्य 3 कॉलेज बीएचयू से एफिलिएट। तो इन्हें जो 1973 में जो यूपी यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उनके अनुसार इन्हें फंड की कोई व्यवस्था नहीं हुई, माने आय और व्यय के अंतर का सिर्फ आधा ही देते थे। तो इससे यहाँ पर तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने नहीं मिलती थी। एक वक्त ऐसा आया कि एक ऐसा अफसर वहाँ डायरेक्टर हायर एजुकेशन में आया कि जिसने पेंशन भी देना मना कर दिया। कहा कि नहीं, पेंशन भी हम खाली माने आधा देंगे। तो जिस हिसाब से जिस रेशियो में तनख्वाह देंगे, तो उससे और समस्या आ गई, पेंशन भी मिलना बंद हो गया। तो एक हमारी बल्कि टीचर थी, हमारी बहुत सम्मानित सदस्य थी हमारे चारों कॉलेजेस के मिला के, आर्य महिला पीजी कॉलेज की, डॉक्टर आरती मुखर्जी। उन्होंने कहा कि जब हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या, हमें आज 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है और कल हम 0 हो गए। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तुम आत्महत्या कर लें, हम आत्महत्या करेंगे। और ये अखबार में भी खबर छपी। उसी समय एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह बनारस में आए थे। मैं उनसे मिला, मैं चूँकि इस केस को देख रहा था, ये सब चीज़ों को देख रहा था। मैं उनसे मिला जाके और मैंने उनको सारी बात बताई। अर्जुन सिंह बहुत सहृदय थे और उन्होंने तुरंत मेरी बात को मान लिया। मानने के बाद उन्होंने जो है जाके ऑर्डर किया और यूजीसी का जो कमीशन था उसने 7 नवंबर 2007 को ये ऑर्डर कर दिया, 2006 को ऑर्डर कर दिया कि इन कॉलेजेस को पूरा फंड यूजीसी से मिला करेगा। इस कार्य के होने के बाद अध्यापक और कर्मचारियों के तनख्वाह की समस्या तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जिस तरह से इस शिक्षा जगत के नक्शे पर इस विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान दिलाने की प्रोफेसर सत्यदेव की मंशा थी, वो काम अभी बाकी था, जिसमें प्राचार्य सत्यदेव सिंह ने सबसे पहला पत्थर इसे डिग्री कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाकर रखा। फिर आगे की चुनौती के लिए उन्होंने मालवीय जी की ही राह चुनी और लोगों से चंदा लेने का मन बनाया। उनके इस संकल्प में सबसे पहले उनका सहभागी बना इलाहाबाद बैंक। उसकी मदद से कॉलेज की दीवारों का रंग रोगन शुरू हुआ
और फिर तो साल दर साल लोग मिलते गए और कॉलेज की तस्वीर बदलती गई। कुर्सी, मेज, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, जगह जगह पेड़ पौधों और खेल के मैदान के सुंदरीकरण के साथ जब विद्यालय बदहाली से पूरी तरह बाहर निकल आया, तब अगला पड़ाव शुरू हुआ आधुनिक शिक्षा का। अब मूलभूत सुविधा में जैसे मैंने अपने जितने हमारे टीचर्स थे, हमने उनको बहुत उनको इनकरेज किया कि आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स यूजीसी से लाइए। और यूजीसी चेयरमैन मुझे थोड़ा उस समय जानते थे। मैंने यूजीसी चेयरमैन से बात भी किया कि साहब हमारा कॉलेज ऐसे ऐसे है, हमारे टीचर्स सब बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, जैसे आप अन्य यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को देते हैं, हमें कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स दीजिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ करीब करीब 20-25 मेजर और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए यूजीसी के। मेजर जो है सेमिनार्स के लिए उन्होंने खूब फंड किया। तो जो देश के जो नामी गिरामी जो शिक्षाविद थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, जम्मू, हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसके तो मनशी थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी, माने कुछ IITs से ऐसे अच्छे बड़े रिनाउंड प्रोफेसर्स को हम यहाँ जोड़े, यहाँ उनको बुलाए, रेगुलर बेस पर लोग आते रहे। और इस तरह से हम यहाँ पर एक माने एकेडमिक तस्वीर बदलने की हमारी जो मंशा थी, वो धीरे धीरे वो पूरी हुई। इसमें सबसे पहले विद्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया। हर विभाग में कंप्यूटर और लैपटॉप की व्यवस्था हुई। फिर एक बड़े वाचनालय और पुस्तकालय की जरूरत थी, जिसे सीमित संसाधन में ही पूर्वांचल के सबसे बड़े 2 मंजिला पुस्तकालय के रूप में विकसित किया गया। साथ ही छात्रों के सेमिनार, कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए बड़े हॉल का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, छात्रों के स्वास्थ्य और खेल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा इंडोर स्टेडियम भी बनाया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्राचार्य सत्यदेव सिंह का मन नहीं भर रहा था। वो नई आधुनिक शिक्षा लाना चाहते थे। लिहाजा कॉमर्स में प्रैक्टिकल के जरिए छात्रों को विषय के बारे में जानकारी देना, जिससे कि उनका ज्ञान सिर्फ किताबी न रह सके और जब वो पढ़कर बाहर निकलें तो एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुकाबला कर सके। मैंने यहाँ पे देखा कॉमर्स की फैकल्टी है, जो कि इवन मुझे पता चला कि नॉर्थ इंडिया में कहीं पे नहीं है कॉमर्स लैब। ये सिर्फ डीएवी रखता है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे टैक्स हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमें सिखाया जाता है आई कैसे फाइल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, बहुत सारी चीज़ें। और जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स आप अवेल कर सकते हो लोगों के साथ। जैसे कि आपकी लाइब्रेरी है जो कि बहुत डेवलप हो चुकी है, एक PN सिंह हॉल है। हम लोग को जैसे एक फेस्ट होता है उड़ान फेस्ट, यूथ फेस्ट होता है, जहाँ पे हम लोग खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। तो मुझे लगा नहीं, DAV एक बेस्ट कॉलेज है। बात यही नहीं रुकी, आगे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी इसी तरह की लैब बनाई गई। इकोनॉमिक्स लैब के बारे में हम लोगों ने सबसे पहली बार सुना कि इकोनॉमिक्स लैब भी होता है। और इकोनॉमिक्स लैब बनने के बाद, जैसे कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स इस लैब में आए, उसके बाद से जब हमने देखा कि बहुत सारी जो थ्योरीज़ थी जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, उस थ्योरीज़ को रियल लाइफ में कैसे हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, और वो चीज़ें हम लोग को यहाँ सिखाया गया। साथ ही इंग्लिश डिपार्टमेंट में लैंग्वेज लैब बनाई गई। यह भाषा भी एक विज्ञान है। हमारा जो ये भाषा विज्ञान है उसके लिए ये लैंग्वेज लैब बनाया गया है, तो कैसे एक भाषा को वैज्ञानिक रूप से हम पढ़ सके। जैसे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी आता है इंग्लिश भाषा के अंदर, जिससे हम शब्दों को कैसे सही बोला जाता है, या फिर एक ही शब्द का कैसे भिन्न भिन्न प्रकार होते, भिन्न रूप होते, कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे गलत है, इन सब चीज़ों के बारे में लैंग्वेज लैब में हमको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि कैसे बोला जाता है, कैसे हमारे ध्वनि कहीं गलत हो तो उसको कहीं कैसे सुधारा जाए। इन सब के लिए लैंग्वेज लैब है। ये DAV PG कॉलेज का आर्कियोलॉजी लैब है। BHU से संबद्ध जो 4 कॉलेजेस हैं उनमें केवल DAV PG के पास ही एक आर्कियोलॉजिकल लैब है, जहाँ पे सारे
एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लेने आते हैं। इस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लैब में न्यूमिस्मेटिक के लैब का बहुत विशिष्ट योगदान रहा है। न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज़ होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूमिस्मेटिक से ही हमें पता चलता है उनके बारे में। यहाँ पे हम उन कॉइन्स को अच्छे से उनका डायमीटर, उनका थिकनेस, उनका डेंसिटी, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, परख सकते हैं और जान सकते हैं। आधुनिक शिक्षा मीडिया जगत से जुड़ी हुई है, लिहाजा एक मीडिया सेंटर की भी स्थापना की गई, जो गूगल और यूट्यूब की दुनिया में छात्र छात्राओं को सीधे ले जाता है। शिक्षा का यह आधुनिकीकरण इस महाविद्यालय में जहां मील का पत्थर साबित हो रहा है, तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के रूप में स्थान दिला रहा है। यही वजह है कि नैक की टीम जब यहां दौरा करने आई तो उसने इसे A+ की श्रेणी से नवाजा और अब यह उस श्रेणी से भी एक कदम आगे जा चुका है। A+ रैंकिंग है हमारे कॉलेज की। ये अपने आप में कहती है कि हमारे यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बताया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ कॉमर्स लैब है। रिसेंटली हम लोगों को ITR फाइल करना सिखाया जा रहा था। अभी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ भी रहे हैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट में। तो वो दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाती हैं तब हमें और चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। हम लोग जो BA कर रहे हैं तो उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका सिलेबस जो है अधिक नहीं है। उसका सिलेबस उतना ही है कि जितना वो अगर हम लोग क्लास भी कर रहे हैं डेली तो वो तैयार हो जाएगा। BA के साथ सर DV PG कॉलेज में एडिशनल कोर्स में कई चीज़ें चलाई जा रही थी। यहाँ पर कोर्स चल रहा था तो मैं UG DCA शुरू में तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा और फिर मैं सोचा कि मैं तो एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से हूँ तो मुझे ये करना चाहिए और ये करना चाहिए जिससे मुझे भविष्य में जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी इसके थ्रू। और मैं कंप्यूटर के जो जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में अभी तक मैं जान गया हूँ। और फिर नोट पैड क्या होता है, वर्ड पैड कैसे होता है, इस पर वर्क कैसे किया जाता है, ये सब चीज़। और फिर ये जो साइबर क्राइम इस समय बढ़ गया है तो उसमें भी ये कोर्स मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। हमें जैसे पता है कि कंप्यूटर कोर्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हर फील्ड में रिक्वायर्ड होता है। तो एक UG DCA कोर्स एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जो कि बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस कंप्यूटर तक की पूरी नॉलेज प्रोवाइड करता है। साथ ही ये आगे जाके बहुत ज़्यादा जॉब्स में सिलेक्शन के लिए प्रायोरिटी भी बन जाता है। तो मैं सब UG DCA के सारे स्टूडेंट्स को यही कहूँगी, UG स्टूडेंट्स को, कि वो UG DCA को ज़रूर ज्वाइन करें। किसी भी संस्थान की कामयाबी उसके अपने छात्र और छात्राओं की कामयाबी में नजर आती है। एक वक्त ऐसा था जब DAV PG कॉलेज में छात्र एडमिशन लेने से कतराते थे, लेकिन आज यहाँ एडमिशन लेने की होड़ मची हुई है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इकलौता ऐसा PG कॉलेज है जहाँ के हर फैकल्टी के बच्चे BHU में गोल्ड मेडल लाकर यहाँ की पढ़ाई और माहौल की गुणवत्ता को खुद ही बयां कर रहे हैं। यहाँ पे हम ESGP का कोर्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस कोर्स का बेसिक जो उद्देश्य है वो यही है कि जैसे हम देख रहे हैं भारत की इकॉनमी जो है वो एक जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर की इकॉनमी बनने को रेडी है। सभी चाह रहे हैं कि भारत में हर एक युवा जो है वो एक जॉब गिवर बने, नौकरी देने वाला बने। तो ये जो कोर्स है वो बेसिकली हम एक एंटरप्रेन्योर बनने को तैयार करता है। हमारे अंदर एक बीज बोता है जिससे हमारे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप करने की इच्छा जगे। इसके तहत हमारे अंदर बहुत सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, जैसे हमें बड़े डेटा को कंपाइल करना, जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें हैं वो। दूसरा, हमें लैंग्वेज के कोर्स कराए जा रहे हैं जिससे हम अच्छे एक लिसनर और अच्छे एक स्पीकर बन सके। और हमें कंप्यूटर्स के अलग अलग पैरामीटर्स पर जानकारियाँ दी जा रही हैं, तथा हमें ये भी बताया जा रहा है कि आप कैसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप या अपने एक बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं। जैसे क्या क्या आपको चीज़ें लगेंगी। यहाँ तक सर ने ये भी कहा है कि अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो उसको लेके आए, हम अभी से उस पर काम करेंगे। मैं 2009 में आया और 2015 तक मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला। और तब से अभी की कहानी बहुत अलग है। तब इतने एडवांस लैब नहीं थे, आज के टाइम पे बहुत एडवांस लैब है। मैं देख रहा हूँ, चाहे वो साइकोलॉजिकल टूल्स हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल टूल्स हो, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट हो, या जो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो खासकर जो नए मशीनरीज आए हैं मेंटल हेल्थ की फील्ड में, वो सब कुछ इस साइकोलॉजी के लैब में अवेलेबल हैं। और जो अभी मैं देख रहा हूँ वो बहुत कुछ जॉब ओरिएंटेड है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग अगर जो इस टूल्स के साथ अभी ट्रेनिंग करने का जो मौका मिलेगा, उतना ही ज़्यादा ये हेल्प करेगा हमें जॉब
ग्रैब करने में। सफलता की इन्हीं कहानियों ने देश के शिक्षा मंत्री के कदम कई बार यहां खींच लाए। तो एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां आए और यहां के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसकी बानगी उनके द्वारा किए गए ट्वीट में नजर आती है। धियो यो न प्रचोदयात्, यानी जो बुद्धि या प्रज्ञा हमें प्रकाशित करे। इस मूल मंत्र के साथ मंजिल की तरफ 2 कदम सत्यदेव सिंह के बढ़े तो कॉलेज के प्रबंधक अजीत सिंह भी पीछे नहीं रहे। वो उनके हर कदम के साथ खड़े नजर आए। इसके साथ ही अनगिनत कदम वो भी थे जो उनके कदम से कदम मिला रहे थे, जिनमें वहां के शिक्षक, वहां के अन्य स्टाफ, सब ने मिलकर इस महाविद्यालय को आज बुलंदियों पर ला खड़ा किया है।